Once again, I welcome you, all of you, in my lecture. Till now, I have given 2 lectures on proton NMR in part 1 and part 2. This is in continuity to last lecture which I have given. I have told you, all of you, about chemical shift. Yes, what is chemical shift, what is shielding, what is de-shielding. Now I will talk about anisotropic effect. Okay. First of all, what is an anisotropic effect? Okay, and how it affects the value of chemical shift for a particular compound. जैसा कि हमने देखा है कि एल्कीन का जो हाइड्रोजन होता है उसकी वैल्यू लगभग 4 से 6 के बीच में आती है. ठीक है, एल्कीन की वैल्यू, एल्कीन का जो प्रोटॉन होता है. और हमारा जो एल्काइन होता है वो 2 से 3 के बीच में है. ठीक है, वो शील्डेड है. और एल्कीन हमारा क्या है, डी शील्डेड है. ठीक है, अगर हम ज़रा सोचें तो sp3, sp2 और sp के हिसाब से अगर देखा जाए तो सब sp3 मतलब सिंपल एल्केन्स हो गए, एल्काइल हो गया, CH3, CH2, CH. ठीक है, तो इनकी वैल्यू सबसे कम होती है, शील्डेड होते हैं. जैसे कि CH3 का, मिथाइल का आपका 0.9 होता है और मिथिलीन CH2 का आपका 1.3 होता है. ओके, अब हम sp3 कार्बन से जब sp2 पर आते हैं, मतलब विनाइलिक प्रोटॉन पे आते हैं, डबल बॉन्ड जहाँ पर है हमारा, तो वो डी शील्डेड हो जाता है. ठीक है, वैसे भी sp3 से sp2 हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर है, तो उसमें डी शील्डिंग ज़्यादा होगी ही. ओके, तो उसकी वैल्यू जो आती है हमारे 4 से 6 के बीच में आती है विनाइलिक प्रोटॉन्स की. लेकिन अगर हम एसिटिनिलिक को देखें, एल्काइंस को देखें, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उनकी वैल्यू जो डेल्टा वैल्यू आती है वो 2 से 3 के बीच में आती है. जबकि sp होने की वजह से उसको तो और ज़्यादा डीशील्डेड होना चाहिए. sp3 उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका sp2, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका sp. तो उस हिसाब से हमारे एल्काइंस की वैल्यू तो और हायर आनी चाहिए, वो और डीशील्डेड होना चाहिए. बट यहाँ हमारी थियोरी थोड़ी फेल हो जाती है. किसकी वजह से? एनाइसोट्रोपिक के वजह से, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट के वजह से. ठीक है, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट किस में देखा जाता है? जनरली जहाँ पे पाई बॉन्ड्स होते हैं, पाई बॉन्ड्स जहाँ होते हैं वहाँ पे हम एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट्स देखते हैं. ठीक है, एक बार इसको देख लिया जाए. द डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट डिमिनिशेस विथ डिस्टेंस. In most cases, the effect of diamagnetic anisotropic effect is to de-shield the protons. बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि हद से ज़्यादा डीशील्डिंग अगर हमें दिख रहा है, महसूस हो रहा है, जैसे कि हमारा एल्कीन्स हो गया, हमारा बेंजीन हो गया, जो बेंजीन के प्रोटॉन्स होते हैं. ठीक है, और हमारा एल्डिहाइड का जो प्रोटॉन है, माना कि उसमें डीशील्डिंग होगी, लेकिन जो उनकी डेल्टा शिफ्टिंग आती है वो कुछ ज़्यादा ही डीशील्डेड होती है. किस वजह से? एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट के. तो एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट जो होता है वो अधिकतर क्या करता है, डीशील्ड कर देता है प्रोटॉन को. लेकिन इन सम केसेस, जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया आपको एसिटिलीन का, जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, इन सम केसेस सच एज एसिटिलीन हाइड्रोजन्स, द इफेक्ट ऑफ द एनाइसोट्रोपिक फील्ड इज टू शील्ड द हाइड्रोजन. शील्डिंग इस पे इफेक्ट आता है एल्काइंस में, जिसके वजह से वो अप फील्ड में शिफ्ट हो जाता है और डेल्टा वैल्यू उसकी कम हो जाती है. ठीक है, इन ए बेंजीन रिंग the pi electrons are induced to circulate around the ring by the applied magnetic field, creating a ring current, which in turn produces a magnetic field, further influencing the shielding of the ring protons. ठीक है, क्या होता है, पाई बॉन्ड जो होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं. सिग्मा के कंपैरिजन में पाई बॉन्ड हमारा लूजली बाउंडेड होता है और उसके इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट करते हैं. ठीक है, वो जो सर्कुलेशन प्रोड्यूस करते हैं उसी से हमारा शील्डिंग और डी शील्डिंग एरिया मिलता है. देखते हैं अगले स्लाइड में. ये देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई. जैसा कि मैंने बताया, जितना कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे लेस टाइटली बाउंड होते हैं.
दे आर मोर फ्री टू मूव इन रिस्पॉन्स टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड, हम जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा फ्री होते हैं मूव करने के लिए। ये देखिए, ये हमारा बेंजीन है, ठीक है, इसी तरीके का होता है बेंजीन। ये ऊपर जो दिख रहे हैं ये पाई क्लाउड्स है, नीचे भी जो दिख रहे हैं ये आपके पाई क्लाउड्स हैं, और ये बीच में हमारा बेंजीन रिंग है। और ये 6 कार्बन पे उसके प्रोटॉन्स आएंगे, एक यहाँ H आएगा, इधर H आएगा, यहाँ H आएगा, सिमिलरली इस साइड भी सारे H आएंगे, ठीक है। ये जो पाई क्लाउड्स आप ऊपर और नीचे देख रहे हैं, देखिए ये किस तरीके से सर्कुलेट कर रहे हैं। ये इस तरीके से कर रहा है सर्कुलेट, इधर ये इस डायरेक्शन में सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। इधर वाला आपका एंटी क्लॉकवाइज है, इधर वाला आपका क्लॉकवाइज है, ठीक है। और ये हमारा जो डायरेक्शन दिख रहा है अप ऊपर की ओर, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है जो कि हम बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हम जो बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं दैट इज B0, जिसका डायरेक्शन अपवर्ड साइड में है। अब हम अगर देखें इनका मोशन, अगर हम देखें तो ये अपवर्ड साइड में है, और इधर देखिए बाहर की ओर एरो भी हमारा अपवर्ड साइड में दिख रहा है। हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी अपवर्ड साइड में है, और जो बाहर ये एरो दिख रहे हैं वो भी मोशन जो दिख रहा है उनका वो भी अपवर्ड साइड में है। उनके जो इनके रोटेशन से, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के सर्कुलेशन से जो मैग्नेटिक फील्ड अलग से प्रोड्यूस हो रहा है उनका भी क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है। ये देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है। तो ये क्या कर रहा है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो ये इसको कहेंगे हम डी शील्डिंग एरिया। ये आपका जो है ये डी शील्डेड एरिया है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर इधर भी देखा जाए, इस साइड भी वही केस है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है और इधर का भी देखिए एरो ऊपर की ओर दिख रहा है हमको। तो इधर वाला भी जो एरिया है, इस साइड का भी जो एरिया है, ये भी आपका हमारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है। तो ये वाला भी रीजन आपका क्या हो गया, डी शील्डेड। अब जरा बीच में नजर डालिए आप लोग, बीच में देखिए एरो हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये काट रहा है। बीच में जो क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन के मोशन के थ्रू हमारे मैग्नेटिक फील्ड को वो काट रहा है, उनका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड काट रहा है, ठीक है। बेंजीन रिंग के जो साइड्स के प्रोटॉन हैं उनके एरो, उनका जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है हमारे मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है। मैंने बताया जहां सपोर्टिंग है वो आपका क्या है, डी शील्डेड एरिया है। बीच वाला एरिया जो देख रहे हैं बेंजीन रिंग का, उसमें डाउनवर्ड साइड में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। तो वो ये जो है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया, शील्डेड एरिया हो गया। वो शील्ड कर रहा है, प्रॉपर उस मैग्नेटिक फील्ड को पहुंचने नहीं दे रहा है। तो ये शील्डिंग एरिया रीजन, शील्डिंग रीजन हो गया, और ये जो बाहर वाला हो गया वो डी शील्डिंग रीजन हो गया। हमारे जो बेंजीन के प्रोटॉन्स दिख रहे हैं आपके 6 के 6 प्रोटॉन्स जो दिख रहे हैं वो बाहर वाले एरिया में आते हैं, वो डी शील्डेड एरिया में आते हैं। इसीलिए बेंजीन के जो प्रोटॉन्स होते हैं, CH जो प्रोटॉन्स उसका होता है, उसका वैल्यू 6 से 8 के बीच में आता है, ठीक है। काफी ज्यादा डी शील्डेड एरिया में आता है। क्यों आ रहा है वो रीजन मैंने यहाँ पे बता दिया, और इसी को बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, या फिर उसको कहा जाता है डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपिक। ये जो बीच की शील्डिंग है ना, उसी को हम डायमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे एल्कीन्स को देखेंगे। डबल बॉन्ड है, ये C है, और ये जो डबल बॉन्ड है वो पाई क्लाउड्स में हमें दिख रहा है। दोनों p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन ऊपर मंडरा रहे हैं और नीचे मंडरा रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड बीच में है, और ये जो हमारा पाई बॉन्ड जो बन रहा है दोनों p ऑर्बिटल से, तो ऊपर के क्लाउड्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स के नीचे के क्लाउड्स हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स जो लूजली बाउंडेड हैं, ये जो मोशन कर रहे हैं, इनके थ्रू भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस मोशन में। तो यहाँ पे भी सेम केस है। ये बाहर वाला एरिया देखिए हमारे मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के हैं वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एरिया बाहर वाला हमारा क्या हो गया, डी शील्डेड एरिया हो गया। सिमिलरली इस साइड भी देखिए जरा, इनका इस बाहर वाला साइड देखिए, इसमें भी ऊपर की ओर जा रहा है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी एरिया क्या हो गया, डी शील्डेड एरिया। तो एल्कीन्स के भी जो बाहर वाले एरिया हो गए वो क्या हो गए, डी शील्डेड हो गए, और जो बीच वाला एरिया है उसमें देखिए हमारा कैंसिलेशन हो रहा है, तो बीच वाला जो है वो हमारा शील्डेड है। इसीलिए CH की जो वैल्यू एल्कीन्स में दिया जाता है वो 4 से 6 के बीच में आ रहा है, जो कि डी शील्डेड है इसलिए आ रहा है।
क्यों आ रहा है? ये भी एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट की वजह से आ रहा है। ठीक है, ये सब क्लियर है आप लोगों को? तो ये दीज आर द कॉजेज अनयूजुअल केमिकल शिफ्ट्स फॉर हाइड्रोजन बॉन्डेड टू कार्बन्स दैट फॉर्म पाई बॉन्ड्स। तो जिसमें पाई बॉन्ड्स बनता है उसमें एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब अगला है, अच्छा एक और चीज़, ऐसे कोई स्ट्रक्चर बेंजीन के, जैसे कि यहाँ पे कोई अगर चेन लगा हो तो ऐसा कोई कार्बन या हाइड्रोजन जो बेंजीन रिंग के जो बीच में आए, अगर प्रोटॉन कोई ऐसा स्ट्रक्चर लगा हो तो वो शील्डिंग एरिया में आ जाएगा। और जैसे ये हमारा ये जो हाइड्रोजन है ये बाहर की ओर है, तो ये किस में है? ये डी शील्डेड एरिया में है। ठीक है, ये देखिए हमारा एल्काइंस का एग्जाम्पल है। मैंने बेंजीन का बताया, आपको एल्कीन्स का बताया, और ये अब आपका देखिए एल्काइंस। एल्काइंस में क्या होता है? एल्काइंस हमारे जो मोशन होते हैं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स के, वो देखिए डिफरेंट तरीके से होते हैं, इसीलिए इसमें थोड़ा सा चीज़ें अलग हो जाती हैं। ऑल ग्रुप्स इन ए मॉलिक्यूल दैट हैव पाई इलेक्ट्रॉन्स जनरेट सेकेंडरी एनाइसोट्रॉपिक फील्ड्स, ये बता दिया मैंने। इन एसिटिलीन द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय इंड्यूस्ड circulation of the pi electrons has a geometry such that the acetylic hydrogens are shielded. Hence, acetylic hydrogens have resonance at higher field. ठीक है, एसिटिलीन की जब हम बात कर रहे हैं तो इनकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है कि इस तरीके से इनकी ज्योमेट्री है और इसी तरीके से मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, इनकी ज्योमेट्री इस तरीके से लीनियर है, सामने की ओर वर्टिकल है। ठीक है, और ऐसे इधर इनका मोशन हो रहा है। तो जो ये मोशन हो रहा है वो तो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन तो ऐसे ही हो रहे हैं। जो ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका जो सर्कुलर मोशन में दिख रहा है एरो, यहाँ ब्लू कलर में जो दिख रहा है, ये आपके इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए, ये ऊपर की तरफ अगर हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है तो ये देखिए इसमें भी बाहर की ओर जो एरो दिख रहा है वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, जैसा कि पहले हो रहा था। इधर भी देखिए, इधर भी जो बाहर का एरो है वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है। तो जो बाहर वाले एरिया हो गए वो क्या हो गए? डी शील्डेड एरिया हो गए। और बीच का जो एरिया है उसमें देखिए उल्टा हो जा रहा है, जो ब्लू लाइन्स है वो अंदर की ओर आ रही है और हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है। तो जो बीच का एरिया है एसिटिलीन का, ये आपका शील्डेड है। और जो हमारे प्रोटॉन्स आ रहे हैं, ये व्हाइट कलर का जो सर्कल दिख रहा है ये हमारे प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, ये ब्लैक वाले हमारे कार्बन है, ये पिंक कलर के हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि घूम रहे हैं। और ये जो ब्लू एरो में दिख रहा है ये क्या है? ये हमारे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन किस रीजन में आ रहा है? शील्डेड एरिया में आ रहा है, क्योंकि बीच का एरिया हमारा क्या है? शील्डेड है। इसी वजह से एसिटिलीन की जो वैल्यू आती है वो 2 से 3 में आ रही है, कम आ रही है, जबकि इतना आना नहीं चाहिए। क्यों हो रहा है ये शील्डिंग जो हो रही है वो एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट की वजह से हो रही है। तो बेंजीन के प्रोटॉन्स में डी शील्डिंग होता है एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट की वजह से। एल्कीन्स में हमारे डी शील्डिंग होती है एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट की वजह से। और एसिटिलीन में हमारा क्या होता है? शील्डिंग हो जाती है, वो भी किसके वजह से? डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट, ये देखिए डायग्रामेटिकली इसको ऐसे समझाया जाता है कोन के जरिए। जैसे हम ये देख रहे हैं, ये हमारा ऐसे बेंजीन रिंग प्लेन में है। ठीक है, और ये अगर ऊपर ऐसे कोन दिखा रहे हैं हम, अगर इस तरीके से दिखाया जा रहा है, तो ये जो प्लस साइन है वो शील्डिंग को दिखाता है और जो माइनस साइन है वो डी शील्डिंग को दिखाता है। ठीक है, तो क्योंकि बीच का साइन प्लस है, इसका मतलब कि बेंजीन रिंग का जो बीच वाला एरिया है वो शील्डेड है। ठीक है, और बाहर वाला एरिया जो आपका है वो माइनस है, यानी कि वो डी शील्डेड है। किस तरीके से है वो, यहाँ पे हमने अभी पिछली स्लाइड में समझाया आपको। ठीक है, सिमिलरली जैसा बेंजीन वाला केस होता है वैसे ही हमारा एल्कीन्स का भी केस होता है। देखिए 5 से 7 या 4 से 6 भी कहते हैं, रेंज 1-2 तो ऊपर नीचे होता रहता है इसमें। तो ये इस रेंज में आपका एल्कीन्स आ रहा है। ठीक है, हाँ, अल्काइंस का देखिए, अल्काइंस का देखिए आप इसमें देखिए माइनस रीजन आपका बीच में आ रहा है। ठीक है, और इधर स्ट्रेट में है क्योंकि ये वर्टिकल रहता है इस तरीके से। ठीक है, तो इधर वाला आपका शील्डेड आ रहा है, प्लस साइन मतलब कि शील्डेड, इसीलिए H की वैल्यू आपकी 2 से 3 के बीच में आ रही है। ये देखिए एल्डिहाइड में भी मैंने बताया कि एल्डिहाइड में जो C डबल बॉन्ड OH, H जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा पे आता है, 9 से 10। एल्डिहाइड की पहचान ही यही है, अगर हमारे किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो 9 से 10 के बीच में अगर H का पीक आ रहा है तो हमें शक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका इसी वजह से है, एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट की वजह से है। ओके, तो ये मैंने आपको एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट बता दिया कि कैसे उसका इफेक्ट डी शील्डिंग और शील्डिंग
कॉज करता है। अब एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं टॉपिसिटी के बारे में। ये हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, पर थोड़ा सा यहाँ NMR में इसका यूज़ हो जाता है, इसलिए यहाँ पे बताना थोड़ा ज़रूरी होता है हमें। जैसे कि दो टाइप के कंपाउंड होते हैं हमारे, या एटम होते हैं, या मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि होमोटॉपिक हो गया और एक होता है हेटेरोटॉपिक, ठीक है। होमोटॉपिक, टॉपिक जैसे टॉपिसिटी मीन्स जगह की शिफ्टिंग, या किसी एटम को हम अगर दूसरे एटम से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। होमोटॉपिक जैसा कि वर्ड सेंस कर रहा है सेम टाइप, ठीक है। जैसे कि ये हमारा इथेन है, CH3, ठीक है। तो अगर इस मान लीजिए इस कार्बन का हम कोई भी एक हाइड्रोजन किसी दूसरे ग्रुप से चेंज करते हैं, अगर जैसे कि मान लीजिए हम ये नीचे वाला हाइड्रोजन जो कि रेड कलर का दिख रहा है उसको हम ड्यूटेरियम से चेंज किया हमने, ठीक है। और दूसरे वाले में हम इस वाले को चेंज कर रहे हैं जो नीचे प्लेन में दिख रहा है, D से चेंज किया हमने। चेंज करने के बाद देखते हैं कि जो हमें स्ट्रक्चर मिले हैं क्या वो सेम है या वो डिफरेंट है, ठीक है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हमारे दोनों ही कंपाउंड इसमें कि सेम है, ज़्यादा कोई अंतर ही नहीं है इसमें, है ना। दिख रहा है ना आप लोगों को, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। दीज टू प्रोटॉन्स ब्लू H और रेड H से जो दिखा रहा है आर होमोटॉपिक। क्यों होमोटॉपिक है? क्योंकि जब हमने इन दोनों प्रोटॉन्स को किसी एक एक ग्रुप से एक एक बार जब चेंज किया हम लोगों ने, तो देखा कि जो हम प्रोडक्ट मिल रहा है हमें वो सेम है, उनमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। एक और तरीका है होमोटॉपिक हाइड्रोजन्स का पता करने का। हम अपने मॉलिक्यूल, जो भी हमें मॉलिक्यूल मिला है उसमें हम रोटेशन कराएं अगर, ठीक है, 180 डिग्री 60 डिग्री, जितने बार भी सिमिट्री अगर पड़ा होगा, C2 एक्सिस पे रोटेशन या C3 एक्सिस पे रोटेशन, ठीक है। और रोटेशन कराने पे हमें अगर सेम मॉलिक्यूल मिल जा रहा है तो वो हमारा क्या है, वो हमारा होमोटॉपिक है, ठीक है। वो चीज़ हम लोग इसमें भी कर सकते हैं, जैसे कि इस कंपाउंड को अगर हम इस सिंगल बॉन्ड से घुमाएं, जैसे कि सॉहर्ट्ज कन्फर्मेशन में हम लोग करते हैं, ठीक है। इस सिंगल बॉन्ड पे अगर हम घुमाएं तो क्या हो जाएगा, ये D आपका चला जाएगा पीछे और H आपका आ जाएगा आगे, ठीक है, जो कि यही कंपाउंड होगा। मतलब घुमाने पे हमको यही कंपाउंड मिल जा रहा है, इसका मतलब कि दोनों सेम है। अगर ये नहीं मिलता तो क्या होता, डिफरेंट होता। दूसरा मैंने बताया था आपको हेटेरोटॉपिक। तो हेटेरोटॉपिक मतलब जस्ट इसका अपोजिट हो गया कि अगर हम इसमें कोई एटम को दूसरे ग्रुप से या एटम से रिप्लेस करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो डिफरेंट होना चाहिए, वो सेम नहीं होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है इसका मतलब कि वो हेटेरोटॉपिक है। हेटेरोटॉपिक भी अब दो हो जाता है, एक एनिसोटॉपिक और एक डायस्टीरियोटॉपिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने वहाँ इथेन लिया था, इस जगह पे क्या लिया है हमने, यहाँ पे CH3 एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं और बाकी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। अगर हम केवल इस कार्बन को देखें, यहाँ पे हम ये जो एरो से दिखा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए फिर आप लोग, ये जो ब्लू और रेड में हाइड्रोजन दिख रहा है, ये वाला कार्बन अगर हम इसमें रेड वाले हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया हमने तो क्या बना, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं। फिर ब्लू वाले को अगर हमने ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया तो क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है। एक तो CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक ड्यूटेरियम हो गया और एक ये पूरा CH2CH3, ये पूरा एक ग्रुप। तो जब कोई कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं तो वो कायरल होते हैं, है ना, वो कायरल होते हैं, ठीक है। और देखिए कायरल कंपाउंड का हम नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं, R या फिर S। तो इसका नोमेनक्लेचर करने पे क्या आ रहा है, R। उसी तरफ से हम इसको देखें, अगर इसमें ब्लू वाले को हमने D से रिप्लेस किया है तो ये आपका कंपाउंड ये भी कायरल है और ये क्या है, S। और जहाँ R और S मिलते हैं, R और S क्या है, ये दोनों इनैंशियोमर है, ठीक है। R और S क्या है, ये दोनों इनैंशियोमर है। तो क्योंकि ये दोनों इनैंशियोमर्स, हमको जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, वो इनैंशियोमर मिल रहे हैं इनके रिप्लेसमेंट के बाद। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इनैंशियोटॉपिक हो गया। इनैंशियोटॉपिक जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, वो सिंगल, मतलब उनका सिग्नल जो मिलता है हमको वो एक ही मिलता है। होमोटॉपिक प्रोटॉन्स जो होते हैं वो भी आइडेंटिकल होते हैं, हमको सिंगल सिग्नल मिलता है,
अगला आता है डाइस्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन्स। इस केस में हमें जो सिग्नल मिलता है वो डिफरेंट मिलता है, ठीक है। इसमें भी जैसे कि ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कंपाउंड CH3 है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H लगा है, इधर भी H है और इधर भी H है। अगर इस कंपाउंड को हम देखें, अगर इस हाइड्रोजन को हम किसी दूसरे एटम या ग्रुप से रिप्लेस कर दें, जैसे कि D से हमने कर दिया, तो देखिए ना ये क्या बन गया, ये H एक तरफ है इस तरीके से अपोजिट, तो ये क्या है, ये ट्रांस हो गया, ठीक है, ये ट्रांस कंपाउंड हो गया। और अगर हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं D से, ब्लू वाले हाइड्रोजन को, तब देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों H क्या हो जा रहे हैं, सिस। तो ये देखिए कि हम जब इस कंपाउंड में इन दोनों एटम्स को बदल रहे हैं, इन दोनों हाइड्रोजन्स को बदल रहे हैं, तो जो हमें मिल रहा है प्रोडक्ट्स वो क्या है, वो ट्रांस और सिस मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों डाइस्टीरियोमर्स हैं। और ये हमारा जो कंपाउंड है ये क्या है, ये डाइस्टीरियोटॉपिक है। और डाइस्टीरियोटॉपिक्स जो हाइड्रोजन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, उनके सिग्नल सेम नहीं होते हैं, वो डिफरेंट सिग्नल्स देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितने सिग्नल्स मिलेंगे, ये एक टाइप का हाइड्रोजन हो गया, ये एक टाइप का हाइड्रोजन हो गया और ये एक टाइप का हाइड्रोजन हो गया, तो हमको कुल इसमें 3 सिग्नल्स मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी एक एग्जांपल देख लीजिए कंपाउंड का, 2-मिथाइल 2,3 डाईहाइड्रो 1 हाइड्रोजन इंडीन। अगर किसी बड़े मॉलिक्यूल में हमको डाइस्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन की पहचान करनी है, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर वहाँ पहले से कोई कायरल कार्बन मौजूद है, तो उसके बगल के अगर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो दोनों हाइड्रोजन डाइस्टीरियोटॉपिक होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये जो कार्बन है हमारा, ये क्या है, कायरल है, इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, इधर CH3 है, इधर हाइड्रोजन है, ठीक है। ये आपका इधर CH2 गया, ये आपका इधर गया, इधर भी CH2 गया, ठीक है। तो अब इस केस में हम लोग देखें, एक हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें D से, ठीक है, ये तो कायरल हुआ ही हुआ, और ये वाला आप भी कार्बन आपका कायरल हो गया। कैसे हो गया, D है, H है, इधर ये ग्रुप लगा है और इधर ये ग्रुप लगा है, तो 2 कायरल मिल रहे हैं हमको। और मैंने बताया कि जहाँ 2 कायरल मिलेंगे वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एक ही कंपाउंड में अगर 2 कायरल स्थिति मिल रही है तो क्या हो जाएगा, वो डाइस्टीरियोमर्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये दोनों देखिए डाइस्टीरियोमर्स है। तो कोई भी कायरल कंपाउंड जो बन सकता है हाइड्रोजन के रिप्लेस होने के बाद, उसके बगल वाले जो दोनों हाइड्रोजन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, डाइस्टीरियोटॉपिक होते हैं। और क्योंकि वो डाइस्टीरियोटॉपिक है तो वो आपके 2 सिग्नल्स देंगे, 2 अलग सिग्नल्स देंगे। ये दोनों हाइड्रोजन सेम नहीं है, ये दोनों हाइड्रोजन्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। क्यों, क्योंकि इनके रिप्लेसमेंट के बाद हमें सेम कंपाउंड नहीं मिल रहा है, हमको डाइस्टीरियोमर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे भी एग्जांपल देख लीजिए, एनान्शियोटॉपिक का है ये। ऐसे तो हमारा ये कंपाउंड आइडेंटिकल है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लेन लगाएं, ये CH3 देखिए, वो एक CH3 यहाँ ऊपर की ओर है और ये हाइड्रोजन आपका नीचे की ओर है, ठीक है। ये रिंग है आपका, ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गया, ये 5 मेंबर्ड रिंग हो गया, ठीक है। और ये एक हाइड्रोजन दिख रहा है, सॉरी, ये हाइड्रोजन पीछे की ओर है और आगे की ओर क्या है आपका, CH3 है ना। इस तरीके से है कुछ ऐसे। और अगर हम यहाँ पे प्लेन लगाएं तो ये वाला पार्ट आपका कट जाएगा। एक बात याद रखने की है, एनान्शियोटॉपिक जो हाइड्रोजन्स होते हैं उसमें प्लेन लगते हैं। प्लेन मतलब अगर हम कोई प्लेन लगा दें, मतलब कि बीच से काट सके उसको। अगर हम बीच से काट रहे हैं तो हमको दोनों भाग अगर सेम मिल रहे हैं, इसका मतलब कि उसमें प्लेन लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम एनान्शियोमर या एनान्शियोटॉपिक हाइड्रोजन्स की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे भी प्लेन लग रहा है। अच्छा देखिए, उसी चीज़ को यहाँ पर फ्लो चार्ट में बताया गया है। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हमें प्रोटॉन्स को पता करना है कि होमोटॉपिक है कि हेटेरोटॉपिक है, क्या है, तो पहले हम लोग एक्सिस देखते हैं। एक्सिस मतलब कि अगर हम उस कंपाउंड को किसी भी तरीके से अगर घुमा दें और घुमाने के बाद हमको वही कंपाउंड, ओरिजिनल कंपाउंड फिर मिल जा रहा है, वो एक्सिस से हो गया। C2 एक्सिस है तो 180 डिग्री पे घुमाएंगे, C3 एक्सिस है तो 120 डिग्री पे घुमाएंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 360/n, ठीक है, 360/n। तो अगर C2 है माने n = 2 हो गया, तो कितने डिग्री घुमाएंगे, 180 डिग्री घुमाएंगे। C3 है मतलब n = 3 हो गया, तो
कितना आएगा थीटा आपका 120 आएगा। तो ये फॉर्मूला है 360/n, और वो एक्स ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है कि मतलब हम जैसे C2 एक्सिस है तो मतलब हम अगर हम 180 2 बार घुमाएंगे तो हमको आइडेंटिकल प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए, ठीक है। C3 एक्सिस मतलब कि हम 120 अगर 3 बार घुमाएंगे तो हमको पहला वाला कंपाउंड मिल जाना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कि हमारा कंपाउंड होमोटॉपिक है, हमारा प्रोटॉन होमोटॉपिक है, ठीक है। अगर एक्सिस हमको मिल रही है उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो वो क्या है, होमोटॉपिक है, ठीक है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है तो उसमें प्लेन लगा के देखिए। प्लेन लगाना मतलब कि उसको बीच से कहीं से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। बीच से अगर वो कट रहा है, प्लेन लग रहा है, अगर हाँ लग रहा है प्लेन, तो वो क्या हो गया, इनैनिसोटॉपिक हो गया, जो कि मैंने बताया था अभी। और इनैनिसोटॉपिक और होमोटॉपिक जो होते हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं, इनके सिग्नल्स एक मिलते हैं, डिफरेंट प्रोटॉन्स नहीं होते हैं ये, ठीक है। और अगर प्लेन नहीं लग रहा है तो वो क्या है, वो नॉट इक्विवेलेंट है और वो आपका 2 सिग्नल्स देगा। तो ये है फ्लो चार्ट, सिमेट्री वाइज प्रोटॉन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए समझाया गया है यहाँ पर। यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये दिया है और ये पूछ रहा है कि होमोटॉपिक है कि इनैनिसोटॉपिक है कि डायस्टेरोटॉपिक है। उस तरीके से ये भी है, ये भी है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं, इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पे देखिए स्प्लिटिंग दिखाई गई है। अब हम आपको स्पिन कपलिंग और स्पिन स्प्लिटिंग बताएंगे, ठीक है। 2 चीज़ें बता दिया मैंने आपको यहाँ पे, एनिसोट्रोपिक इफेक्ट क्या है और दूसरी चीज़ आपको मैंने क्या बताया, दूसरी चीज़ हमने होमोटॉपिक और एनिसोट्रोपिक डायस्टेरोटॉपिक कैसे हैं, कैसे अलग हैं, कितना सिग्नल मिलता है, कौन केमिकली इक्विवेलेंट है और कौन केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है, वो हमने बता दिया। अब हम आपको स्पिन कपलिंग बताएंगे और स्पिन कपलिंग कांस्टेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है। ज़रा ये क्लोरोइथेन ये कंपाउंड देखिए, CH3CH2Cl, ठीक है। इसमें कितने टाइप ऑफ प्रोटॉन है, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन है। एक तो ये CH2, ये जो C के जो दोनों प्रोटॉन है H इसमें जो लगे हैं ये एक जैसे हैं, और ये CH3 वाले जो 3 प्रोटॉन हैं ये एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये CH2 के प्रोटॉन एक जैसे हो गए और ये CH3 जो है ये एक जैसे। तो यहाँ पे 2 टाइप के प्रोटॉन्स हैं, एक है मिथिलिन और एक है मिथाइल, ठीक है। तो हमको इसमें कितने सिग्नल मिलेंगे, हमको इसमें 2 सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ देखा जाए, हमें पता है कि मिथाइल की जो डेल्टा वैल्यू आती है वो मिथिलीन से कम आती है, इसका 0.9 आता है और इसका 1.3 आता है। और क्योंकि यहाँ पे Cl लगा है जो कि थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो CH2 की डी शील्डिंग थोड़ी और हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इस जगह पे देखिए ज़रा, 3.5 के आसपास हमें ये दिख रहा है डेल्टा वैल्यू, ये CH2 का है। ये इसमें N+1 रूल लगता है। N+1 रूल मतलब कि जो हमारा इक्विवेलेंट प्रोटॉन है उसके नेबर में जो प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है उसमें आप +1 कर दीजिए, N+1। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम CH2 की बात करें, CH2 का हमें सिग्नल अगर देखना है तो उसके नेबर में कितने प्रोटॉन्स हैं, एक जैसे 3 है, ठीक है। तो 3+1 क्या हो गए, 4। तो ये मिथिलीन हमारा क्वार्टेट में स्प्लिट करेगा। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये आपका CH2 का पीक है, 1 2 3 4, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा CH2 का पीक है, 1 2 3 4, ये क्वार्टेट में स्प्लिट कर रहा है। उसी तरीके से जो हमारा CH3 है, CH3 के बगल में क्या है, CH2 है, तो 2+1 3, माने ये मिथाइल ग्रुप जो हमारा CH3 है वो क्या देगा, वो ट्रिपलेट देगा। तो इधर देखा जाए, ये देखिए, ये ट्रिपलेट मतलब कि एक सिग्नल 3 भाग में टूट रहा है, ठीक है। सिंगल पीक नहीं मिल रहा है हमको, CH3 के लिए हमको ट्रिपलेट मिल रहा है और CH2 के लिए हमको क्वार्टेट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हमको ऐसे NMR ही केवल मिल जाए, ठीक है, हमें ऐसे NMR केवल मिल जाए और हमें बोल दिया जाए कि हमारा जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H5Cl, और ये उसका हमें अगर स्पेक्ट्रा मिल जाए तो क्या हम बता सकते हैं कि CH3CH2Cl ही कंपाउंड है? हम बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये ट्रिपलेट मिला है और ये क्वार्टेट मिला है, ठीक है। ट्रिपलेट मिला है मतलब इसके बगल में जो होगा वो 2 नंबर होगा, यानी वो CH2 होगा,
और यहाँ क्वार्टेट मिला है, मतलब उसके बगल में जो होगा वो 3 होगा। तो ये CH2 CH3 अगल बगल है, तो बचा क्या हमारा Cl। तो इस तरीके से हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। और भी फैक्टर्स हमें जरूरत पड़ती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये स्प्लिटिंग हमने बताया आपको कैसे पीक्स की स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि जब हमने स्प्लिटिंग बताया आपको, तो अब हमें कपलिंग कांस्टेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। स्पिन कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है? स्पिन कपलिंग कांस्टेंट जो हमारा ये जो पीक ट्रिपलेट या क्वार्टेट में जो टूट रहा है, उन जो ऊंचाई, जो पहाड़, जो चोटी जो दिख रही है हमें, उन दो चोटियों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं जे वैल्यू से डोनेट करते हैं, और उसको कहा जाता है स्पिन कपलिंग कांस्टेंट। उसको फ्रीक्वेंसी यानी कि हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। ठीक है, एक और चीज बता दें कि अगर किसी एक, जैसे मैंने बताया CH2 था और वो क्वार्टेट में स्प्लिट कर रहा था, तो 4 जो पीक्स दिख रही थी आपको, यहाँ पे जो 4 पीक्स दिख रही हैं, हर एक पीक्स की जो बीच की दूरी है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक सिग्नल किसी अपने नेबर से जब वो स्प्लिट कर रहा है तो उसकी जो जे वैल्यू है वो हर एक में सेम होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ हमें, हाँ, यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा है। ठीक है, सी पे यहाँ पे 2 Cl लगे हैं और एक H लगा है, यहाँ पे भी H लगा है और Cl। तो ये दोनों जो H2 हैं, C पे H2 लगा है, ये दोनों एक टाइप के प्रोटॉन हैं जिसको हम A से डोनेट कर रहे हैं, HA हो गए। दोनों सेम ही है इसलिए इसको HA लिखा गया है। और इसके नेबर वाले को, क्योंकि उसका केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, इस पे 2 Cl जुड़े हैं, इस पे एक ही Cl जुड़ा है, इसलिए ये अलग प्रोटॉन हो गया इन दोनों प्रोटॉन से। ठीक है, तो ये अगर HA है तो ये आपका HB हो गया। अब ये HB वाला अपने बगल वाले से तीन ट्रिपलेट देगा। ठीक है, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, क्विंटेट, सेक्सटेट, आगे मल्टीप्लेट, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी स्प्लिटिंग के लिए। ठीक है, तो ये जो HB है वो ट्रिपलेट में जाएगा और ये जो HA है वो डबलेट में जाएगा। देखिए, ये HA है जो आपका डबलेट में ब्रेक कर रहा है, और ये जो है आपका HB है वो ट्रिपलेट में टूट रहा है सिग्नल। ठीक है, और इन दोनों सिग्नल के जो कि बीच की डिस्टेंस देखिए 6.1 हर्ट्ज है, 6.1 हर्ट्ज है, दोनों ही बराबर है। ठीक है, दोनों, ये जे वैल्यू दिखा रहा है 6.1 हर्ट्ज, 6.1 हर्ट्ज, दोनों ही बराबर है। और एक और चीज ध्यान देने वाली है, इधर का भी जो डिस्टेंस देखिए डबलेट का 6.1 हर्ट्ज है। तो इससे क्या मालूम चलता है? देखिए, ये जो HA वाला प्रोटॉन है वो HB के वजह से स्प्लिट करता है, और जो HB वाला प्रोटॉन है वो HA की वजह से स्प्लिट कर रहा है। तो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन लोगों में होती है, उनकी जो स्प्लिटिंग कांस्टेंट होती है वो सेम होती है। इससे हमको ये पता चलता है, अगर हमें वैल्यू दी हुई है किसी दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स की, और दोनों का अगर स्प्लिट कांस्टेंट अगर सेम है, इसका मतलब ये दोनों आपस में ही एक दूसरे को इफेक्ट डाल के स्प्लिट कर रहे हैं। तो ये जे वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन किसको स्प्लिट कर रहा है ये हमको इसी से पता चलता है। अच्छा, अब ये स्प्लिटिंग क्यों होती है ये भी हम आपको इस जगह पे बता दे रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, HB और HA देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है अगर हम HA की बात करें, HA हमारा क्या दे रहा है? डबलेट दे रहा है। ठीक है, HA हमारा डबलेट दे रहा है। अगर हम HA की बात करते हैं तो HA के बगल में क्या है? एक HB है। ठीक है, एक HB का जो मैग्नेटिक ओरिएंटेशन होता है वो कैसा होता है? 2 तरीके का होता है, या तो वो अल्फा स्पिन होगा या तो वो बीटा स्पिन होगा, है ना। 2 ही पॉसिबिलिटी है उसकी, या वो अल्फा स्पिन हो सकता है या वो बीटा स्पिन होता है। और दूसरी चीज कि HA के बगल में जो ये HB है, ये HB का अपना मैग्नेटिक एनवायरनमेंट है। HB खुद एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, और 2 तरीके से वो अरेंज कर सकता है अपने आप को, एक अल्फा में और एक बीटा में। यही अल्फा स्पिन और बीटा स्पिन HA के मैग्नेटिक फील्ड में और इनके रेजोनेंस पे इफेक्ट डालता है। समझ में आ रही है मेरी बात? HB खुद एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, और 2 स्पिन हो सकता है इसका, अल्फा या फिर
बीटा, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, या तो अल्फा में रहेगा या तो बीटा पोजीशन में रहेगा, या तो प्लस हाफ में या तो माइनस हाफ में। तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट का इफेक्ट HA पे पड़ता है। तो क्यों HA हमारा एक बार ना रेजोनेट करके वो 2 बार रेजोनेट करता है, ठीक है। HA हमारा एक बार ना रेजोनेट करके 2 बार रेजोनेट करता है। क्यों? क्योंकि उसके बगल में जो HB है उसकी जो स्पिन की पॉसिबिलिटी है वो 2 है, ठीक है। इसीलिए हमारा HA जो है वो HB की वजह से डबलेट में टूट रहा है, 2 सिग्नल दे रहा है, एक ही बार में वो 2 बार रेजोनेट कर जा रहा है। बात क्लियर हो रही है आपको? एक ही बार में हमारा HA 2 बार रेजोनेट कर जा रहा है, इसलिए हमको HB की वजह से HA का जो सिग्नल मिल रहा है वो डबलेट मिल रहा है। उसी तरीके से HB हमारा HA की वजह से स्प्लिटिंग करेगा। अब देखिए HA कितने प्रोटॉन है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन का कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है? अल्फा अल्फा, ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा अल्फा और बीटा बीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है? 1, 2 और 1, 3 पॉसिबिलिटी मिल रही है। क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन है तो हम 2 की बात करेंगे ना। HA हमारे 2 हैं, HA 2 दिख रहे हैं आप लोग को, देखिए यहाँ पे रेड कलर का। तो इन दोनों का अलग अलग हम बात करें कि कितना स्पिन पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो HA और HB दोनों अल्फा में रहे, या HA अल्फा और दूसरा HA भी बीटा में रहे, या ये बीटा ये अल्फा, या बीटा बीटा। तो 3 पॉसिबिलिटी हो रही है। तो अब इसके वजह से हमारा HB जो है वो 3 में स्प्लिट करता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया स्प्लिटिंग। क्यों स्प्लिट हो रहा है? क्योंकि नेबर्स जो होते हैं वो भी मैग्नेट्स की तरह काम करते हैं और उनका इफेक्ट हमारे सिग्नल्स को देने में इफेक्ट करता है वो नेबर प्रोटॉन्स जो होते हैं, ठीक है। ये देखिए n+1 रूल जो है आपको मैंने बताया अभी, ये पास्कल्स ट्रायंगल इसको कहा जाता है। अगर हमें सिंगलेट पीक मिल रहा है तो वो किस तरीके से मिलेगा? ऐसे 1, उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो 1 है। डबलेट मिलता है तो 1:1, मतलब एकदम बराबर होगा, ऐसे ऐसे दोनों की जो इंटेंसिटी, ये जो पास्कल्स ट्रायंगल दिख रहा है वो इंटेंसिटी की बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है, पीक की जो हाइट है। तो 1:1 मतलब कि डबलेट है और डबलेट की जो हाइट है वो बराबर है। ट्रिपलेट अगर बात करते हैं तो 1:2:1, मतलब 1 2 1 फिर उसका 10 डबल, फिर यहाँ पे देखिए ना, आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट बनाया है ना, ये देखिए 1 2 1, इसका हाइट देखिए, ओके, ये डबलेट है 1:1, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से आपका क्वार्टेट हो गया 1:3:3:1, क्विंटेट हो गया, सेक्सटेट हो गया, सबका ये पास्कल जो ट्रायंगल है वो इंटेंसिटी बताता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया है कैसे कैसे स्प्लिटिंग होती है। अगर हम इस नीले वाले हाइड्रोजन की बात करें तो इनके बगल में कोई प्रोटॉन्स नहीं है, तो ये क्या दे रहा है? सिंगलेट दे रहा है, ठीक है। दूसरे में देखिए यहाँ पे एक रेड कलर का इसको प्रोटॉन मिल रहा है, तो ये इसके वजह से क्या देगा? डबलेट देगा, और इसके बीच की जो वैल्यू है J वो हमारा स्पिन कांस्टेंट है। उसी तरीके से अगर यहाँ 2 प्रोटॉन्स हैं तो ये जो ब्लू वाला है वो कितने में ब्रेक करेगा? 3 में, 1:2:1। ट्रिपलेट है जो कि इंटेंसिटी देखिए 1 है, तो ये दुगना हो गया उसका, और ये 1 है, ठीक है। और इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो हमारा J वैल्यू हो, और दोनों J वैल्यू क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। ये ट्रिपलेट का हो गया। यहाँ बगल में अगर 3 प्रोटॉन है तो हमारा क्या होगा? ये क्वार्टेट होगा, और वैल्यू क्या होगी? 1:3:3:1, और सबकी J वैल्यू क्या होगी? वो सेम होगी। यहाँ पे भी वही चीज़ बताई गई है आपको। डबलेट है तो इस तरीके से पीक दिख रहा है, देखिए डबलेट दिख रहा है, 1:1 दिख रहा है। यहाँ ट्रिपलेट है, ये 1:2:1, ठीक है। ये भी ट्रिपलेट है, यहाँ पे ये क्वार्टेट है, और ये प्रोटॉन्स दिए हुए हैं। HA का सिग्नल HB की वजह से डबलेट, इधर HB का सिग्नल HA की वजह से डबलेट। यहाँ देखिए, यहाँ HA का सिग्नल HB की वजह से ट्रिपलेट, क्योंकि 2 + 1 3 हो जाएगा, और HB का HA की वजह से डबलेट मिलेगा हमें, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पे हमको HA का भी ट्रिपलेट मिल रहा है और HB का भी ट्रिपलेट मिल रहा है, ठीक है। J कांस्टेंट जो हमारा है, स्पिन कपलिंग कांस्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कुछ चीज़ों के लिए।
जैसे कि जो सिस अगर प्रोटॉन्स हमें मिलते हैं, ठीक है, सिस प्रोटॉन्स जो हमें हैं उनका जो जे वैल्यू है वो 6 से 15 के बीच में आता है, और जो ट्रांस प्रोटॉन्स होते हैं उनका वैल्यू 11 से 18 हर्ट्ज के बीच में आता है। जेमिनल मतलब सेम कार्बन पे अगर प्रेजेंट है दोनों हाइड्रोजन और दोनों डिफरेंट है, अगर उससे आपस में कपल कर रहे हैं तो 0 to 5 हर्ट्ज में आता है। उसी तरीके से एरोमेटिक अगर हम देखें कंपाउंड्स को, ऑर्थो प्रोटॉन कपलिंग कर रहे हैं तो 7 से 10 हर्ट्ज के बीच में उनका जे स्प्लिटिंग कांस्टेंट आ रहा है, और मेटा पोजीशन पे है तो 2 से 3, और पैरा पोजीशन पे सबसे कम है 0 से 1। तो ये सब जो आपके जे स्पिन कांस्टेंट हैं ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमें कंपाउंड में जे वैल्यू और डेल्टा वैल्यू सब दिया है और कंपाउंड आइडेंटिफाई करना होता है। तो ठीक है, एप्लीकेशंस एनएमआर के तो बहुत हैं, वो तो देख ही रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स डिटेक्ट कर सकते हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी, सिस ट्रांस आइसोमर्स है या नहीं है हमको पता चल सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स या ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं उसमें, वो भी हमको एनएमआर से पता चल सकता है, ठीक है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर या रेजोनेंस, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें एनएमआर के थ्रू पता चल सकती है। ये बुक है जो हमने रिफ़र किया है। थैंक यू सो मच। मैं आप लोग को एप्लीकेशन बेसिस पे बता नहीं पाती हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल ही इतना ज़्यादा समझाना होता है कि उसका अप्लाई करना मैं आपको बता नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, इस पर कुछ प्रॉब्लम्स दूंगी जो केवल यूवी, आईआर और एनएमआर से ही आप स्ट्रक्चर या कंपाउंड को इलुसिडेट कर सके, ठीक है। और वो डिस्कस किया जाएगा, वो हम आपस में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना होगा। आप लोग अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहती थी, ये मैंने बनाया हुआ है नोट्स, मैं इसको डाल दूंगी वेबसाइट पर। ये देखिए, ये अगर आप लोग को दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर देती हूँ। डिटरमाइन स्ट्रक्चर ऑफ 2 डिफरेंट आइसोमर। देखिए 2 डिफरेंट आइसोमर है, दोनों का फॉर्मूला क्या है, C5H12O। फॉर्मूला सेम है लेकिन हमारे जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है, दे आर डिफरेंट आइसोमर्स, ठीक है। तो ये तो मैंने यहाँ बना दिया है फिलहाल आपको समझने के लिए। जैसे कि हमें एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर अगर हमें डिटरमाइन करना है आइसोमर का, तो बता रहा है कि 2 सिग्नल मिल रहे हैं हमको, हमें एनएमआर के स्पेक्ट्रम में 2 सिग्नल मिल रहे हैं। एक की डेल्टा वैल्यू 1.19 है, सिंगलेट है, और कितने प्रोटॉन्स है, 9 प्रोटॉन्स, ठीक है। और दूसरा वाला हमको वैल्यू मिल रहा है डेल्टा वैल्यू 3.21 पे, ये भी सिंगलेट है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इसमें, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। ऐसे ही हमको वैल्यू मिलता है और हमको इन्हीं सब के बेसिस पर स्ट्रक्चर का पता करना होता है। अब ये देखिए आप लोग थोड़ा समझिए इसको। 9 हाइड्रोजन मतलब कि 3 तरीके 9, यानी कि 3 मिथाइल ग्रुप इक्विवेलेंट होंगे, एक जैसे होंगे। समझ में आ रही मेरी बात? 3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे हैं और सब के सब सिंगलेट दे रहे हैं। सिंगलेट दे रहे हैं मतलब कि उनके बगल में कोई प्रोटॉन्स नहीं होगा तभी वो सिंगलेट दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? CH3 3 मिथाइल ग्रुप होंगे और वो भी एक जैसे होंगे और वो सिंगलेट दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कि उनके बगल में, नेबर में कोई उनका प्रोटॉन नहीं है, इतना हमको इससे मालूम चलता है। दूसरा देखिए 3.21 वैल्यू मिल रहा है, ये भी सिंगलेट है। 3 हाइड्रोजन, फिर 3 हाइड्रोजन मतलब फिर ये CH3 है, लेकिन ये CH3 इस CH3 से डिफरेंट है क्योंकि ये अलग सिग्नल में पाया जा रहा है, ठीक है। और ये भी सिंगलेट मिल रहा है, इसका मतलब कि इसके बगल में भी कोई नेबरिंग प्रोटॉन नहीं है, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी देखिए 3.21 आ रही है ना। ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, लेकिन इनकी वैल्यू कम है और ये काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये डी शील्डेड है। अब यहाँ पे देखिए 3 कार्बन यहाँ हो गए और यहाँ 1 कार्बन हो गया, तो 3 + 1 4 कार्बन हो गए, 1 कार्बन बचा है और, तो ये जो 3 जिस पे जुड़े होंगे वो आपका एक और हो गया, हमारा हो गया कुल 5 कार्बन। उन दोनों के बीच में O लगा दीजिए। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए, CH3 ये तीनों जो मिथाइल ग्रुप हैं ये एक जैसे हैं, 3 तरीके 9। ये 9 हाइड्रोजन हमारे सिंगलेट दे रहे हैं। सिंगलेट दे रहे हैं क्योंकि इनके बगल का जो कार्बन है इन पे कोई प्रोटॉन नहीं है, इसलिए ये आपके जो हैं ये मिथाइल ग्रुप आपके सिंगलेट दे रहे हैं, सिंगल पीक दे रहे हैं। उसी तरीके से ये वाला CH3 आपका यहाँ पर है, इसका देखिए डी शील्डेड है कितना ज़्यादा, क्योंकि ये इसके बगल में O अटैच्ड है ना।
कुछ हमें इससे आइडिया लगाना है, कुछ हमें इससे आइडिया लगाना है, तो ये हमारा एक आइसोमर का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब दूसरा आइसोमर देखिए क्या बता रहा है। दूसरे आइसोमर में इसमें बता रहा है कि 5 सिग्नल मिल रहे हैं हमको, कुल मिला के कितने मिल रहे हैं? 5 सिग्नल, मतलब 5 अलग अलग टाइप ऑफ प्रोटॉन इसमें होंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे वैल्यू दिया हुआ है। 0.9 दिया है डेल्टा वैल्यू। ट्रिपलेट है, 3 हाइड्रोजन है और ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है इसका मतलब इन 3 हाइड्रोजन यानी कि CH3 के बगल में कोई CH2 होगा। CH2 होगा तभी तो वो 2+1 3 ट्रिपलेट देगा। इस इतने से आपको ये मालूम चलेगा कि यहाँ का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH2 CH3। अब आगे बढ़िए, फिर देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और ये फिर ट्रिपलेट दे रहा है। इसका मतलब कि अब एक और CH3 CH2, मतलब एक CH2 CH3 यहाँ पर है, एक CH2 CH3 यहाँ पर है ना। और फिर आगे बढ़िए, यहाँ देखिए सेक्सटेट मिल रहा है 2 हाइड्रोजन का। 2 हाइड्रोजन है यानी कि CH2 है जो कि 6 में टूट रहा है, सेक्सटेट दे रहा है वो। इसका मतलब कि उसके बगल में एक तरफ 3 होंगे, एक तरफ 2 होंगे, तभी तो कुल मिला के 6 तोड़ रहा है वो। ठीक है, और देखिए आप यहाँ देखिए ये 2 हाइड्रोजन है जो कि ट्रिपलेट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 हाइड्रोजन जो ट्रिपलेट दे रहे हैं और एक यहाँ पे देखिए जो 2 हाइड्रोजन है क्या दे रहे हैं, क्वार्टेट 3.47 पे। तो ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर समझ में आ रहा होगा देख के। एक ये CH3 CH2 हो गया यहाँ वाला, एक ये CH2 CH3 हो गया इधर वाला। ठीक है, और ये जो 2 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट मिल रहा है वो हमें इसका है, ये 2 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट, सॉरी ये वाला है 2 हाइड्रोजन का, इसकी वजह से हमको ट्रिपलेट मिल रहा है। ठीक है, और इस जो 2 हाइड्रोजन का हमको इसकी वजह से क्वार्टेट मिल रहा है। तो इतना तो आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया था, क्योंकि इनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ रही है, डी शील्डेड है, इसका मतलब बीच में इनके कहीं O होगा। ये तो छोटा सा क्वेश्चन हमने दिया आप लोगों को, छोटा सा क्वेश्चन बताया हमको। हमने आपको इसी तरीके से और भी बनते हैं, J वैल्यू भी जहाँ यूज़ में आता है। पहले इतना थियोरेटिकल आप लोग पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, तो आगे हम लोग और प्रॉब्लम्स लगाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।